हेलो दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण कार्य की इस प्रक्रिया में अगली सीरीज में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान के सीरीज के अगले चैप्टर में हम प्रवेश कर चुके हैं। भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान को बनाने में लगे खर्च, भारतीय संविधान सभा की क्या उसमें स्थितियां थी, मुस्लिम लीग की क्या स्थितियां थी, सारी चीज़ों की चर्चा हम कर चुके हैं। अब उसके आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें तो भारतीय संविधान की खूबसूरती इससे पता लगाया जा सकता है कि हमारे यहाँ सबको बोलने का अधिकार है, कहीं पर आने जाने का अधिकार है, कुछ भी करने का अधिकार है, बस वो समाज की दृष्टि से ऐसा ना हो कि जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता हो। दोस्तों, भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो पूरे विश्व में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अमेरिका का संविधान लिखित है, भारत का भी संविधान लिखित है। हम अन्य देशों के संविधान में मूलभूत बातों को लेकर के वहां से जो अच्छी बातें थी उसको निचोड़ करके अपने संविधान में हमने शामिल किया। भारतीय संविधान की खूबसूरती को हम लगभग 15-16 बिंदुओं में देखेंगे। पहला बिंदु है भारतीय संविधान सबसे लंबा, अर्थात लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा लिखित संविधान। लंबा लिखित संविधान होने के पीछे कारण ये है क्योंकि हमारे यहाँ जियोग्राफिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर, यहाँ जियोग्राफिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर, इसके बाद सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। दोस्तों, अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और संघ का अलग है। हमारे यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट और सेंटर के लिए। अब J&K जिस समय ये किताब लिखी गई थी उस समय उसको एक्सेप्ट करके था, परंतु आज ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि आर्टिकल 370 को पूर्ण रूप से एबोलिश किया जा चुका है, इसलिए यहाँ पर ये चीज लागू नहीं होती है। फिर इसके बाद डोमिनेंसी की बात की जाती है, डोमिनेंस ऑफ द लीगल। इसमें जो है सबसे ज्यादा कानून का प्रभाव देखा जाता है। डोमिनेंस ऑफ द लीगल की बात किया गया है। डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अर्थात संविधान विशेषज्ञों अर्थात कानून विशेषज्ञों की बहुत बड़ी इसमें प्रभाविता थी, डोमिनेंसी थी। संविधान में मौलिक सिद्धांत के साथ साथ प्रशासनिक प्रावधान भी किया गया है। मौलिक सिद्धांत तो था ही, मौलिक अधिकार तमाम प्रकार से हैं। आर्टिकल 12 से लेकर के आप 35 तक पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार की बात किया गया है, परंतु सैद्धांतिक रूप से भी यहाँ पर देखिए प्रशासनिक रूप से भी इसमें शक्तियां विद्यमान है। फिर इसके बाद अन्य आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों में आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है उन्हें भी भारतीय संविधान के दस्तावेज में शामिल किया गया है। पूरे दुनिया में कुछ चीजों को समय समय के लिए छोड़ दिया गया है, परंतु भारत के संविधान के विशेषज्ञों तथा संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को देखते हुए यहाँ पर ये बात साबित होती है कि वो कितने दूरदर्शी थे कि सभी चीजों को यहाँ पर शामिल कर दिए। दूसरी बात, ये तो हो गया सबसे लंबा और लिखित संविधान। दूसरी बात ये है ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस, विभिन्न जगहों से विभिन्न स्रोतों से इसको लिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय संविधान की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, एक फिलोसॉफिकल है अर्थात दार्शनिक भाग है। देखिए अभी मैं बताता हूँ कौन सा दार्शनिक भाग होता है कौन सा नहीं होता है। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर, देखिए डॉक्टर अंबेडकर को कोट इसलिए किया जाता है चाहे जो भारतीय संविधान के आलोचक हो, बड़े बड़े भारतीय संविधान के आलोचक जैसे ग्रेमिल ऑस्टिन, सर आइवर जेनिंग्स, तमाम प्रकार के आलोचक थे, परंतु डॉक्टर अंबेडकर अपने प्रभावी तार्किक रूप से उनकी जो भी आलोचनाएं थी उसका खंडन किया है। यहाँ पर भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों के छानने के बाद किया गया। पहले मैंने बता दिया था, विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद अलग अलग जगहों से क्या मैटर अच्छे हैं उसको ला करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। दोस्तों, प्रारूप समिति जैसा कि आप जानते हैं एक महत्वपूर्ण समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर तथा 6 अन्य सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे। दोस्तों, अगर आपको ईंट, सीमेंट, बालू सब कुछ दे दिया जाए तो क्या आप मकान बना सकते हैं? नहीं बना सकते जब तक आपके पास बेसिक आइडिया नहीं होगा।
बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। उसी तरह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है, इसलिए उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए उनको संविधान का पिता कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महिलाओं के लिए, शोषित, पिछड़े, दलित तथा अन्य लोगों के लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे शख्स, एक बार दोस्तों माफ करिएगा, मैं कुछ व्यक्तिगत बात शेयर करने जा रहा हूँ। मैं ट्रेनिंग में था, तो किसी एक हमारा ट्रेनर जो थे महोदय, बायस्ड पर्सन, वेरी बायस्ड, उन्होंने संविधान को पोथन्ना कर दिया। बढ़िया, अब संविधान पोथन्ना नहीं है दोस्तों। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिससे किसी भी देश की नियम कानून चलते हैं। आपको क्या चाहिए, समय समय पर क्या संशोधन होने चाहिए, सब आपको संविधान से मिलता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो नॉट दिस इज पोथन्ना, दिस इज इम्पोर्टेंट कॉपी, दिस इज इम्पोर्टेंट दस्तावेज। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, संविधान का मैंने अभी बताया, मैं संविधान का दार्शनिक भाग और संविधान राजनीतिक दो भाग है, एक फिलोसॉफिकल पार्ट है, एक पॉलिटिकल पार्ट है। संविधान का दार्शनिक भाग जो है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी है, अर्थात मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्व। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अमेरिका तथा आयरलैंड से इसको लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संविधान का दार्शनिक भाग जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी है, इसको अमेरिका और आयरलैंड से लिया गया है। जबकि इसका जो राजनीतिक भाग है, राजनीतिक भाग सामान्यतः ब्रिटेन से प्रभावित है सबसे ज्यादा। देखिए, कैबिनेट सरकार का सिद्धांत तथा कार्यपालिका और विधायिका में संबंध। कैबिनेट सरकार का, देखिए, कैबिनेट सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका विधायिका में जो संबंध है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। अब जानते हैं यहाँ पर राजनीतिक प्रभाविता है, इसलिए इसको राजनीतिक भाग कहा जाता है। यह ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखिए अन्य प्रावधान क्या है इसके। अन्य प्रावधान जैसे आप जानते हैं कि कनाडा से, जर्मनी से, फ्रांस से, रूस से, जापान से, अन्य अन्य जगहों से भारतीय संविधान में अच्छी अच्छी बातों को शामिल किया गया है। नॉट हूबहू, मतलब नॉट एग्जैक्ट, उसकी कुछ अच्छी चीजों को शामिल किया गया है। दूसरी बात यह है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, नम्यता और अनम्यता, मतलब लचीला और कठोर की बात किया जा रहा है। कठोर संविधान अमेरिका का है, बहुत कठिन है वहां संशोधन करना। अगर हम लचीला की बात करें तो ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का संविधान बहुत लचीला है। लेकिन भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, वह न तो कठोर है न ही लचीला है। समय आने पर कठोर हो जाता है, समय आने पर लचीला हो जाता है। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधन की बात की गई है। पहला है विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत द्वारा क्या होता है वो देखिए, दोनों सदनों में उपस्थित तथा मतदान करने वाले, देखिए उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत, इसको कहते हैं विशेष बहुमत। उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3, ठीक, दोनों सदनों में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 तथा प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत, इसको विशेष बहुमत कहा जाता है। दूसरी बात यह है कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत तथा कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य अगर अनुमोदन करते हैं तो भी संशोधन किया जा सकता है। देखिए, इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं, परंतु 368 उसमें लागू नहीं होगा। संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन की बात करता है, इसलिए जो है यहाँ पर मतलब कुछ ऐसे प्रावधान है जो कि सामान्य रूप से उसको संशोधित किया जाता है, उसमें 368 लागू नहीं होता। यहां पर जो है हम इसकी बात कर रहे थे, दो प्रकार संशोधन देखा अभी हमने,
विशेष बहुमत से, जिसमें उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3। और दूसरी बात यह है, कुछ अन्य प्रावधानों के तहत संसद के विशेष बहुमत तथा कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्य, कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्य के देखिए अनुमोदन से। तीसरी बात यह है कि इसे फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी बायस, एकात्मकता के संघात्मक के साथ एकात्मक, भारतीय संविधान एकात्मकता के साथ संघात्मकता को भी दिखाता है। अभी जब आप इमरजेंसीज पढ़ेंगे तो उसमें बहुत क्लियर हो जाता है कि किस प्रकार भारतीय संविधान एकात्मक होने के साथ साथ संघात्मक भी है, संघात्मक होने के साथ साथ एकात्मक है। इमरजेंसी के दौरान सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं, राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति शासन करता है, केंद्र शासन करता है, इसलिए यहाँ पर एकात्मकता दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी बायस, यहाँ पर भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है, परंतु संघीय शब्द कहीं नहीं है भारतीय संविधान में। इसे संघ के लक्षण विद्यमान है, संघ के लक्षण विद्यमान है, परंतु भारतीय संविधान संघात्मक नहीं है, कहीं भी संघ शब्द नहीं दिया है। दो सरकार देखिए कैसे है, दो सरकार शक्तियों का विभाजन, दो सरकार है, शक्तियों के विभाजन की बात, सेपरेशन ऑफ पावर, नीति आयोग इसका बेस्ट एग्जांपल है। दूसरी बात यह लिखित संविधान, अमेरिका का लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है, वहां सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल है। यहाँ संविधान की कठोरता, फिर इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, फिर इसके बाद द्विसदनी इत्यादि, द्विसदनीता मतलब लोकसभा राज्यसभा, ऐसे ही राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद। तो ये दिखाता है भारतीय संविधान संघात्मक कैसे है। पहला है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, देखो अगर अंग्रेजी हिंदी दोनों लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है। हिंदी सब लोग समझ सकते हैं, परंतु अंग्रेजी सब लोग नहीं समझ सकते हैं, तो मैं अंग्रेजी भी बता रहा हूँ, जिसको लिखना है वो लिख सकता है। यहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रजिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरीज की बात की गई है। ठीक, फिर इसके बाद द्विसदनीता की बात की गई है। एकात्मक और गैर संघीय लक्षण कैसे हैं ये देखा जाए। देखिए एक सशक्त केंद्र, हमारे यहाँ कुछ भी हो जाए केंद्र राज्य केंद्र झुके होंगे क्योंकि केंद्र के पास शक्तियां अधिक होती हैं। देखिए एक सशक्त केंद्र एक संविधान, अमेरिका में ऐसा नहीं है, केंद्र का अलग संविधान है और राज्य का अलग संविधान है। यहाँ एकल नागरिकता की बात की गई है, अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है, अमेरिका में राज्यों की अलग नागरिकता है और केंद्र की अलग नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है वहां पर। संविधान का लचीलापन, अमेरिका का संविधान लचीला नहीं है। एकीकृत न्यायपालिका, यहाँ पर एकीकृत मतलब यूनिफाइड जुडिशरी है, वहां पर यूनिफाइड नहीं है। यहाँ पर केंद्र द्वारा केंद्र का राज्यपाल के द्वारा राज्यों में शासन चलाया जाता है। तो क्या हुआ, फेडरल दिखा रहा है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अखिल ऑल इंडिया सर्विसेज, आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल के द्वारा सारी शक्तियां केंद्र में चली जाती हैं। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान भारत को एकात्मक होने के साथ साथ संघात्मक भी बनाता है या संघात्मक होने के साथ साथ एकात्मक भी बनाता है। देखिए संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, अभी पहले मैंने बता दिया है। आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज द यूनियन स्टेट। तो अब दूसरी यहाँ देखिए भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। आर्टिकल 1 का यहाँ पर निष्कर्ष ये है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से पूछा गया कि इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो अम्बेडकर साहब ने दलील दिया, बताया भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, उसको शामिल किया गया है। ये नहीं कि आपसे समझौता किया गया, आप आइए हम आपको ये देंगे, ऐसा नहीं है, किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। दूसरी बात है किसी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। दो बातें, भारतीय संघ किसी राज्य के समझौते का प्रतीक नहीं है। दूसरी बात, किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, ये दिखाता है एकात्मकता। मेंस में आएगा लिखने के लिए, प्री में तो ऐसे ही आ जाता है 1-2 करके।
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात मैंने अभी पहले किया था। अध्यक्षीय शासन प्रणाली अमेरिका में है, जिसमें राष्ट्रपति के पास फुल पावर होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। यहाँ पर वही बात यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका तथा कार्यपालिका की शक्तियों के बीच विभाजन होता है। विधायिका की शक्तियां अलग हैं, कार्यपालिका की शक्तियां अलग हैं, दोनों विभाजित हैं। परंतु हमारे यहाँ क्या है, अगर विधायिका कोई नियम बनाता है तो कार्यपालिका उसको इम्प्लीमेंट करता है, और कार्यपालिका इम्प्लीमेंट करता है तो न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है। ठीक, कोई भी कानून बनता है तो न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है, न्यायपालिका उसकी समीक्षा करती है, रिव्यू करती है, व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स। यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नोन एज द वेस्टमिंस्टर सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेस्टमिंस्टर जो कि ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में है, वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। उत्तरदायी सरकार मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई है, कैबिनेट गवर्नमेंट की बात की गई है, मंत्रिमंडलीय सरकार की बात की गई है। संविधान केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करती है। भारतीय संविधान में ऐसा है कि जैसे केंद्र में लोकसभा राज्यसभा है, वैसे हमारे यहाँ जैसे कुछ स्टेट में ऐसे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर जो है पश्चिम बंगाल। ठीक, तो इन सब में क्या है कि मतलब द्विसदनी व्यवस्था किया गया है। द्विसदनी, एक विधानसभा दूसरा विधान परिषद है। जैसे केंद्र में एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है, वैसे राज्यों में भी एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है। केंद्र में उच्च सदन राज्यसभा है, निम्न सदन लोकसभा है, वैसे ही राज्यों में उच्च सदन विधान परिषद है और निम्न सदन विधान सभा है। यहाँ पर वही बात किया जा रहा है। राज्यों में सीएम होता है और केंद्र में पीएम होता है। यहाँ देखिए, स्थापना करता है। संसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या है, वास्तविक तथा नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक तथा नाम मात्र की कार्यपालिका। दूसरी बात, बहुमत दल वाले की सत्ता। वास्तविक शक्तियां कैबिनेट में निहित होती हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, बहुमत दल वाले। अभी सरकार बनी है कुछ ही दिन पहले 10 मार्च को, तो बहुमत जिसको मिला है उसकी सरकार बनी है। केंद्र में भी जिसको बहुमत मिला उसकी सरकार बनी है। बहुमत वाले दल की सत्ता। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होता ही है। विधायिका कानून बनाती है तो कार्यपालिका उसको इम्प्लीमेंट करती है, कार्यपालिका उसके प्रति उत्तरदायी भी है। चौथी बात है, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होता ही। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां पर लूट प्रणाली चलता है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, कोई भी मंत्री कार्यपालिका में अर्थात मतलब मंत्रालय की सदस्यता ले लेता है, परंतु 6 महीने के अंदर उसको किसी भी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है, चाहे निम्न सदन चाहे उच्च सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है, अन्यथा वो मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, मुक्त हो जाएगा। पीएम और सीएम का नेतृत्व मैंने पहले बता दिया, केंद्र में पीएम, राज्यों में सीएम। अमेरिका में ऐसा नहीं है। निचले सदन का विघटन, देखिए लोकसभा का विघटन हो सकता है, राज्यसभा का नहीं। वैसे ही राज्यों में विधानसभा का विघटन हो सकता है, विधान परिषद का नहीं। छठी बात यह है, छठी हो गई निचले सदन का विघटन। देखिए, ब्रिटेन तथा भारत के संसदीय प्रणाली में अंतर, मूलभूत अंतर क्या है। भारत का प्रधान निर्वाचित होता है, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन के जो मुख्य है प्रधान वो निर्वाचित नहीं है बल्कि वंशानुगत है। हम गणतंत्र हैं, वो गणतंत्र नहीं है। इस प्रकार से हम संसदीय शासन प्रणाली भले ब्रिटेन से लिए हैं लेकिन उनसे हम भिन्न हैं। नेक्स्ट बात है सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड द जुडिशियल सुप्रीमेसी। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। संसदीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन बनाया गया है, सिंथेसिस किया गया है। देखिए, संसदीय संप्रभुता की बात करते हैं तो हम ब्रिटेन से लिए हैं। अगर न्यायिक सर्वोच्चता की बात करते हैं, जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो हम अमेरिका से लिए हैं। यहाँ पर जिस तरह भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है, उसी प्रकार भारत की न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका से भी भिन्न है। हमारे यहाँ कोई भी किसी को इतना पावर नहीं दिया कुछ भी कर सकता है, नहीं, सब एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। यहाँ पर देखिए,
सर्वोच्चता अमेरिका से कम है, क्योंकि अमेरिका संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की गई। ड्यू प्रोसेस लॉ का मतलब ये होता है वहां पर न्यायालय के पास बहुत शक्ति है, कोर्ट के पास बहुत शक्ति है, सुप्रीमेसी की बात की गई है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया चलता है। ये है ना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, कोई उससे ऊपर नहीं है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ आएगा कोर्ट एंड कोर्ट में। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इन द इंडिया बट इन द अमेरिका ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, हेंस द सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशियल डिफरेंट फ्रॉम अमेरिका ऑफ द इंडिया। भारत अमेरिका से किस प्रकार भिन्न है, यहाँ पर ये सिद्ध होता है। अब आर्टिकल 21 में ये बात कही गई है, ये है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता तथा अमेरिका के न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन स्थापित किया है। मैंने पहले ही बता दिया था, सबके बीच में संतुलन बनाया गया है। जैसे यहाँ पर भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता, वहां पर ब्रिटेन की संसद में कहा, जस्ट मैंने बताया कि पुरुष को महिला, महिला को पुरुष नहीं बना सकती, बाकी कुछ भी कर सकती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ संसद कोई कानून बनाएगा तो न्यायपालिका उसकी व्याख्या करेगा, कार्यपालिका उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्वतंत्र है, लेकिन वहां पर ऐसा है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक दूसरे चेक एंड बैलेंस करते हैं। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, मैंने बता ही दिया, असंवैधानिक घोषित कर सकती है, वही दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भागों को संशोधित कर सकती है। मतलब देखिए, एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानून को, संसद ने कानून बनाया, परंतु न्यायपालिका की ये शक्ति है कि वह उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वह जनता के हितों पर खरा नहीं उतरता है, क्योंकि यहाँ पर जनता ऊपर है, लेकिन सबसे ऊपर संविधान है। और दूसरी बात यह है, संसद देखिए, दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित करता है, न्यायपालिका व्याख्या करता है, तो एक दूसरे के क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं। ये 6 बातें हो गई। 7वीं बात पर चर्चा करने जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, एकीकृत एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम करते हैं। आईसी मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो एकीकृत होने के साथ स्वतंत्र है। ठीक, देखिए, एकीकृत होने के साथ स्वतंत्र कैसे? देखिए, न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा पहली बात है। ठीक, एक सेक्टर है, अभी हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब एक सेक्टर बनाया गया है। तो यहाँ पर अभी जस्ट मैंने बताया कि न्यायाधीशों की कार्यकाल सुरक्षा है। दूसरी बात यह है कि उनकी निर्धारित सेवा शर्तें हैं, जितनी साल तक उनकी सर्विस उतनी साल तक करेंगे। भारत की संचित निधि से सुप्रीम, देखिए, संचित निधि से सुप्रीम कोर्ट के सभी खर्चों का वहन करता है। ये मतलब संविधान में दिया गया है ये प्रावधान। विधायिका में न्यायालय के कामकाज पर रोक, विधायिका में न्यायालय के कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, ये सब दिखाता है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी किस प्रकार से इनको स्वतंत्र बनाया गया है। देखिए, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। जैसे जिला अदालत होता है, एक सर्वोच्च न्यायालय है, एक उच्च न्यायालय है, एक जिला अदालत है। तो 3 स्तर की है। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से हमने डायग्राम बना रखा है। यहाँ पर देखिए, अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायालयों का, संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। संघीय कानून को संघ स्थापित करता है, राज्य को, राज्य का कानून अलग है, संघ का कानून अलग है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है, क्योंकि उनको शक्तियां प्रदान की गई हैं कि उनके कार्यकाल की शक्तियां हैं, सेवा शर्तें, उनके खर्च, सारा कुछ क्या है, संविधान में निहित है।
संचित निधि पर भारित है सारे खर्च भारतीय संचित निधि से दिया जाता है। दूसरी बात है सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्ष कैसे है? देखिए, सेकंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टेक्स प्लेस इन द 1976, उसी में जो है सेकुलर शब्द है, धर्मनिरपेक्ष। हमारे देश के संविधान में किसी भी धर्म को सर्वोच्च नहीं माना गया है, सब इंडिपेंडेंट है, चाहे जिस धर्म को माने अब चाहे न माने। यहां पर देखिए सेकुलर प्रस्तावना में बात कही गई है, परीक्षा में आएगा, मतलब कहां सेकुलरिज्म की बात की गई है। प्रस्तावना में आप स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए, 3 प्रकार का न्याय की बात किया गया है, ठीक, 5 प्रकार स्वतंत्रता है। तो ये जो है यहाँ ये आर्टिकल, यहाँ पर प्रस्तावना की बात की गई, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 अस्पृश्य 27 उसको हटा दिया गया है। अब इन सारे अनुच्छेदों को उल्लेख करूंगा क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा बहुत लंबी लेक्चर हो रहा था, इसलिए हम सोचे कि थोड़ा सा छोटा लेक्चर करते हैं। तो 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और आर्टिकल 44 यूनिफाइड सिविल कोड की बात करता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 44 डीपीएस में ये बात की गई है। ये तो जानते ही हैं आप, ये फंडामेंटल राइट्स हैं 14, 15, 16, ठीक, 25 से लेकर के 30 तक। फिर आर्टिकल 44 में यूनिफाइड सिविल कोड की बात की गई है। सारी चीजों के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक, एक एक करके। लेक्चर को छोटा करने के लिए, क्योंकि हम संविधान की विशेषता बता रहे हैं, तो आर्टिकल बताएंगे, संविधान, ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, थोड़ा लेक्चर देखते हैं। भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को प्रमुखता नहीं दिया गया है, मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ पर देखिए, संविधान विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी के आरक्षण देने वाले पुराने, ये थोड़ा सा हट के है उससे, देखिए पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया है। देखिए, कुछ लोग मंदिर को अपने बाप की बकौती समझते हैं, नहीं है, किसी की बाप की बकौती नहीं है। मंदिर में जाने से कोई अमर नहीं हो जाता, परंतु ये है कि उनका भी अधिकार है वहां। अगर सबरीमाला मंदिर में कोई महिला जाती है तो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है और जाना चाहिए। जिस महिला ने तुम्हें जन्म दिया वो महिला पवित्र हो गई और तुम वहां पर बैठ करके पवित्र हो गए। इसलिए वहां पर ये कहा गया कि किसी को वहां सुप्रीमेसी नहीं है, कोई भी वहां जा सकता है, ठीक। यहां पर ये बात करते हैं, किसी की भावना को ठेस पहुंचाओ तो सॉरी नहीं बोलेंगे। देखिए, यहां पर समाप्त कर दिया गया है। हालांकि संविधान एससी एसटी को उचित प्रतिनिधित्व देने में थोड़ा सा आरक्षण कुछ समय के लिए दिया था। जैसे मंदिर में पुजारी जरूरी नहीं किसी एक वर्ग का ही व्यक्ति बने, चर्च में पादरी किसी एक वर्ग का ही व्यक्ति बने, मस्जिद में मौलाना कोई एक ही जाए, ऐसा नहीं है, कोई भी जा सकता है। किसी भी धर्म को मानने के लिए सबको स्वतंत्रता है, तो फिर क्यों रोक है? नहीं होना चाहिए, ठीक। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा, इससे पहले जो वोट देने की जो आयु थी, मताधिकार का जो उम्र था वो 21 वर्ष था, परंतु 61वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको 18 वर्ष कर दिया गया। सभी व्यक्तियों को वोट का अधिकार है। इसी पर एक व्यक्ति ने कमेंट किया, वही जो अभी जस्ट मैं बताया, हम ट्रेनिंग के दौरान जो है, मेरे सामने तो नहीं बोला, अलग अलग ग्रुप में होता है ट्रेनिंग, तो एक बैच गया, उस बैच के सामने वो व्यक्ति बोला कि संविधान एक पुथन्ना है, उसमें किसी को भी वोट का अधिकार है। आप बताइए, वोट का अधिकार सबको होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वोट का अधिकार सबको होना चाहिए, ये संविधान की खूबसूरती है। गरीबों को इसी के बहाने कम से कम उनकी मर्यादा बढ़ती है, लोग उनसे मिलने आते हैं। यहां पर वही बात की गई है, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज
भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभा तथा लोकसभा के आधार स्वरूप वयस्क मताधिकार को अपनाया। ठीक, सब लोग जानते हैं 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके पुरुष या महिला किसी भी धर्म का हो सबको वोट देने का अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन तो बता ही दिए हैं। देखिए उम्र 21 से 18 कर दिया गया, ये भी बता दिए हैं। देखिए देश के बृहद आकार, अलग अलग, हम कहें कि भारत एकता में विविधता है या विविधता में एकता है। यहाँ पे देखिए बृहद आकार, जनसंख्या व उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, ठीक, इन सब के कारण एडल्ट फ्रेंचाइज किया गया है। यहाँ पर देखिए इसे अपनाया गया, इससे आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि होती है। वही अभी जस्ट मैंने बताया, आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि होती है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा तथा कमजोर वर्ग के लिए नई आशाएं इससे उजागर होती है। तो कुछ ऐसे बायस्ड पर्सन हैं जिसको इससे एलर्जी है, ऐसे बायस्ड पर्सन को संविधान अच्छे से पढ़ना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए अगर वो 21 वर्ष की उम्र पार कर चुका है। वही एक माध्यम है, आप उसके माध्यम से अपने शासक सुनते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं, अपनी बात संसद तक पहुंचाते हैं। उनके माध्यम से आपके प्रतिनिधि हैं, वो आपके क्षेत्र का विकास कैसे होगा। इसलिए एडल्ट फ्रेंचाइज होना अति आवश्यक है। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता है और हमारे संविधान की खूबसूरती है। इंडिपेंडेंट बॉडीज, संविधान इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। देखिए भारतीय संविधान विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग। देखिए भारतीय संविधान विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया और सरकार के साथ साथ देखिए चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्या करता है? निष्पक्ष चुनाव कराता है, चाहे जिस स्तर का चुनाव हो, तीनों स्तर में चाहे जिस स्तर का चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। कैग है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कैग ये भी है संवैधानिक। कैग की नियुक्ति करता है यूपीएससी, जो एक स्वतंत्र बॉडी है, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन करवाता है, आईएएस जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर रहे हैं, एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए जो ऑल इंडिया सर्विसेज है और यूपीएससी है, ये अपना जो प्रशासनिक दस्तावेज है ये राष्ट्रपति को सौंपता है, जबकि एसपीएससी अपना प्रशासनिक दस्तावेज और जो भी अनुदेश निर्देश होते हैं वो राज्यपाल को सौंपता है। इसको नोट करिएगा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, यूके पीएससी हो गया। तो इस प्रकार से जो भी स्टेट की पब्लिक सर्विसेज हैं उसके वो अपना रिपोर्ट जो सौंपती है राज्यपाल को सौंपती है, जबकि यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विसेज ये अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। नोट करिए इसको। स्थापना करता है विभिन्न प्रावधानों, जैसे देखिए कार्यकाल की सुरक्षा, कितना कार्यकाल होगा उनको, जैसे हम लोग कार्यकाल 62 वर्ष है। फिर इसके बाद निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, ये तो मैंने बता ही दिया था। निर्धारित सेवा शर्तें, जो भी पैसे हैं जो इनको दिया जाता है, जो हम लोग से दिया जाता है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय आदि के माध्यम से संविधान इन निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। यहाँ पर देखिए यूपीएससी, ऑल इंडिया सर्विसेज, एसपीएससी, चुनाव आयोग, कैग, ये सब क्या स्वतंत्र बॉडीज हैं। संविधान इनको शक्ति प्रदान करता है। कैग को हटाना बहुत मुश्किल कार्य है। कैग एक महत्वपूर्ण पोस्ट है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। जितने भी पैसे आते हैं, किस मद पर कहाँ खर्च होते हैं, वो सारा लेखा जोखा कैग के पास होता है। कैग किसी का भी, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चाहे जो भी हो, सबका जो भी खर्च होता है सबका वो लेखा जोखा रखता है। ये हो गया इंडिपेंडेंट बॉडीज। इमरजेंसी प्रोविजंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी से तो तय होता है भारतीय संविधान एकात्मक होने के साथ साथ संघात्मक है। इमरजेंसी से सबसे ज्यादा क्लियर हो जाता है। देखिए आपातकाल की स्थिति
से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए, देखिए आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं जिसके अलग अलग अनुच्छेद हैं। कब कब लगाया जाएगा? पहला है आपका, देखिए पहले ये देख लीजिए उद्देश्य क्या है, फिर देखते हैं कि कब कब आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता ये सब अक्षुण्ण रहे, बनाए रखा जाए। परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत के भिन्न भिन्न भागों में लोग अपने हक को लेकर के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के दंगे करते रहते हैं, जिससे भारत की एकता और अखंडता क्या होती है वहां पर प्रभावित होती है। ठीक, यहाँ पर देखिए उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, ये मैंने बताया अभी। संविधान व देश के लोकतांत्रिक प्रावधानों, लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करता है। लोकतांत्रिक ढांचे सुरक्षा प्रदान जरूर करता है, परंतु कहीं कहीं ऐसी स्थिति सुनाई देती है। अभी जस्ट कुछ समय पहले अभी कुछ जनजाति लोगों को पुलिस वाले गोली मार दिए थे। अपने काम पर से जा रहे थे, वहां पर क्या है, उन लोग गाड़ी रोकने का प्रयास किए, लोग डर गए और ये लोग रोके नहीं, इसलिए उनको गोली से भून दिया गया, मारे गए सब। इस प्रकार से बर्बर हत्या की गई। उनको नक्सली, झूठ मूठ के नक्सली घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों नक्सलवाद पर एक वीडियो बनाऊंगा अभी, यहाँ पर नहीं बताएंगे, बताते हैं। देखिए यहाँ पर कुल 3 प्रकार राष्ट्रीय आपात की बात किया गया है। राष्ट्रीय आपात देखिए युद्ध, आक्रमण, बाह्य आक्रमण कोई होता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय अशांति की व्यवस्था हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आपात। इसमें शक्तियां केंद्र के पास से ली जाती हैं पूरा। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात है 352। दूसरा आपात है, देखिए राज्यों में आपात लगाया जाता है। राज्यों में आपात की स्थिति, पहला इसमें राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन देखिए राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता है, देखिए इसका दुरुपयोग भी होता है। नहीं जम रहा है केंद्र से राज्यों का तालमेल नहीं जम रहा है, कहेंगे राज्यों में जो है संवैधानिक तंत्र विफल है, इसलिए वहां पर हम इमरजेंसी लगाते हैं, आर्टिकल 356। ठीक, इसका दुरुपयोग भी हुआ है, इतिहास गवाह है इसका पीछे। सबसे ज्यादा दुरुपयोग इसी का हुआ है। दूसरी बात है केंद्र के निर्देशों के अनुपालन करने में विफलता। ठीक, अनुच्छेद 365 केंद्र के निर्देश का अनुपालन नहीं कर पाई राज्य, तो वहां पर क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, अनुच्छेद 365। इसको याद रखिएगा। वित्तीय आपात 360, अभी तक इंडिया में ऐसी स्थिति नहीं आई और ईश्वर के भविष्य में भी ऐसा प्रकृति ने ठीक ठाक साथ दिया तो कभी नहीं आएगा। भारत की वित्तीय स्थिरता, देखिए वित्तीय अस्थिरता है, वित्तीय अस्थिरता था प्रत्येक संकट में 360 के अनुसार क्या किया जाता है, वित्तीय आपात लगाया जा सकता है, परंतु ऐसी नौबत कभी नहीं आई। देखिए राजनीतिक तंत्र का संघीय से एकात्मक हो जाना, ऐसे में क्या है, संघीय से एकात्मक हो जाता है। ये दिखाता क्या है, भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। ऐसा दुनिया किसी संविधान में नहीं है। समय आने पर वह एकात्मक हो जाएगा, समय पर संघात्मक हो जाएगा। जैसे आपातकाल के दौरान क्या होता है, पूरी शक्तियां केंद्र के पास ली जाती हैं। तो दोस्तों अभी जितना मैंने बताया, जैसे लेंथिएस्ट सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ विशेष इसके लक्षण है। लेंथिएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा संविधान और लिखित संविधान है। देखिए विभिन्न प्रकार के विभिन्न देशों से लिया गया है, ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कठोर और लचीला, नम्यता और अनम्यता। ठीक, और दूसरी बात है फेडरल एंड यूनिटरी, मतलब संघीय के साथ साथ एकात्मक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब सरकार संसदीय शासन अपनाता है। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया जाता है। कारण ये है संसदीय शासन प्रणाली अपनाने के लिए क्योंकि
ब्रिटेन का इंडिया में लंबे समय तक शासन रहा है। प्रैक्टिकली हम उससे अभ्यस्त थे और हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो अमेरिका में है, देखिए 90 के दशक में जब स्थिति खराब चल रही थी तो ये हुआ था अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपना जाए, परंतु कुछ ढोल ऐसे होते हैं जो दूर से, कुछ ढोल दूर से अच्छे सुनाई देते हैं, नजदीक में उसकी ध्वनि अच्छी नहीं लगती है। उसी तरह अध्यक्षीय शासन प्रणाली भी है। इसीलिए हम लोगों ने अध्यक्षीय शासन प्रणाली को न अपना करके हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया, नॉट प्रेसिडेंशियल बट पार्लियामेंट्री। सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड ज्यूडिशियल सुप्रीमेसी, मतलब संसदीय संप्रभुता न्यायिक सर्वोच्चता में संबंध, इसको मैंने बता ही दिया है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी की बात मैंने बताया, किस प्रकार से भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र और इंटीग्रेटेड मतलब लिंक्ड है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट। फिर इसके बाद सेकुलर की बात की गई है, धर्मनिरपेक्षता है हमारे यहाँ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई है, वयस्क मताधिकार, टोटल बात मैंने बता दिया है। इंडिपेंडेंट बॉडीज है, इंडिपेंडेंट बॉडीज हमारे यहाँ जैसे कैग है, चुनाव आयोग है, यूपीएससी है, एसपीएससी है, ये सब क्या है, स्वतंत्र बॉडीज है। इमरजेंसी प्रोविजन है, समय समय पर हमारे यहाँ इमरजेंसी का भी प्रोविजन किया गया है। 352, 356, 352, 360, 365 भी है, परंतु राज्यों में आपात की बात की गई है। ठीक है, इस प्रकार से और भी इसकी विशेषताएं हैं, जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डीपीएसपी है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक, ये 4 विशेषताएं अभी थोड़ी देर के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको हटाने के बाद मैं हट जाता हूं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स जरूर बना लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।